Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with today's जो ही आर्टिकल है जो कि इम्पोर्टेंट है और हम इन्हें पढ़ेंगे। पहला है आ सितंबर एग्जिट अफ़गानिस्तान एट दी क्रॉस रोड्स। इसमें यूएसए अफ़गानिस्तान को छोड़ कर जा रहा है, उसके बारे में डिटेल है, हम वो पढ़ेंगे। एंड सेकंड है एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ पॉक्सो। तो हम ये दो आर्टिकल पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल आज द हिंदू में आए हैं वो एज सच इम्पॉर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि पहला है यहाँ पे कैरेक्टर चैलेंज। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ट्विटर को एक डायरेक्टिव दिया है कि वो जितने भी टैग्स हैं जो मैनिपुलेटिव मीडिया टैग्स हैं उनको रिमूव कर दे। तो यहाँ पे बीजेपी एंड कांग्रेस और इस तरह की चीज़ें कह रखी हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड इज़ लूजिंग टाइम, दैट इज़ पौंडीचेरी में इलेक्शन हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और वहाँ पे जिन्हें सीएम अपॉइंट होना चाहिए था, मतलब मिस्टर रंगास्वामी को, उन्हें कोविड की सिचुएशन की वजह से, क्योंकि उन्हें खुद कोविड हो गया था, तो वो सीएम अपॉइंट नहीं हो सकते थे। उसके बाद वहाँ पे बीजेपी और एनआर कांग्रेस के बीच में टर्चल चल रहा है, उनके बीच में जो पावर शेयरिंग का जो प्रॉब्लम चल रहा है उस वजह से फ़िलहाल वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाई है और सीएम का अपॉइंटमेंट वहाँ पे नहीं हो पाया है। और ऐसी सिचुएशन में जब कोविड के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट के बीच में इस तरह का जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने में और सीएम अपॉइंट होने में, तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि ऐसे में इस प्रोसेस को जल्दी किया जाना चाहिए जिससे कि कोविड की सिचुएशन से वहाँ के लोगों को अच्छे से डील किया जा सके और बचाया जा सके, बजाय इसके कि वहाँ पे पॉलिटिकल गेम्स खेले जाएं। इसके अलावा फिर एक और आर्टिकल सेम पेज पर दे रखा है, द स्केल ऑफ गुजरात मोर्टेलिटी क्राइसिस। तो यहाँ पे भी गुजरात में जो गवर्नमेंट की फ़िगर है डेथ की और जो एक्चुअल फ़िगर है डेथ्स की उसको कंपेयर किया हुआ है डेटा निकाल के। और तो ये डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और कितनी डेथ्स हुई हैं क्या नहीं हुई हैं वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इस आर्टिकल को भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही दो आर्टिकल हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहला आर्टिकल, एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ पॉक्सो। तो देखिए पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में इनेक्ट किया गया था और इसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनको ठीक किया जाना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें एक फ्लॉज है कि ये उन केसेस को, मतलब जिसको हम हिस्टोरिकल केसेस कहते हैं, उनको डील करने में सफल नहीं रहा है, मतलब वो डील करने में इन्हें प्रॉब्लम आ रही है। अब ये केसेस कौन से हैं? हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ रेफर्स टू इंसिडेंट्स दैट आर रिपोर्टेड लेट। जैसे मान लो किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है और अगर वो अभी वो बच्चा है, उसे समझ नहीं इस चीज़ की, अगर वो 10 साल बाद इसको रिपोर्ट करता है तो ऐसे केसेस को पॉक्सो एक्ट के अंदर नहीं रखा जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, राइटर का कहना ये है कि इसको डील करना चाहिए और इस पॉक्सो एक्ट में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इट ऑफन टेक्स टाइम फॉर द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रीहेंड द ऑफेंस। किसी बच्चे के साथ अगर अर्ली स्टेज में उसके साथ ऐसा कुछ क्राइम हुआ है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है उसके साथ, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करने में कि एक्चुअली क्या हो रहा है, उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, किस तरीके से लोगों को बताना है, तो ये टाइम लगता है। और ऐसे में इस प्रोविज़न को डाल देना कि ये टाइम बाउंड होना चाहिए, इतने समय में ही बताया जाना चाहिए, उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जस्टिस को नहीं लाएगा इन बच्चों के लिए जिनके साथ ये एक्ट या ये चीज़ें हुई हैं 2012 के पहले। अब यहाँ पे सीआरपीसी प्रोहिबिट करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि ऐसे किसी भी केस का वो संज्ञान ना लें जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के परे हो चुका है। मतलब 2012 के वो केसेस, 2012 के पहले ऐसी वो घटनाएं जिनमें एक टाइम बाउंड के बाद अगर ये चीज़ें रिपोर्ट कराने की कोशिश की गई हैं तो सीआरपीसी ही उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है और उसका संज्ञान लेने के लिए मना करता है। तो ऐसे में सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी का क्लासिफाई अंडर लेसर ऑफेंसेस आउटरेजिंग। देखिए अगर किसी के साथ कोई क्राइम मान लो 2010 में हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है और अगर वो उसको रिपोर्ट कराना चाहता है तो अब वो पॉक्सो के अंडर रजिस्टर नहीं होगा, वो आईपीसी के सेक्शन
376 जिसमें कोई लेस ऑफेंस के नाम पे इसको रजिस्टर किया जाएगा, या फिर आईपीसी के सेक्शन 354 जिसमें आउटरीचिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, इसके अंडर रजिस्टर किया जाएगा, यानी उसको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं माना जाएगा। और इन प्रोविजंस, ये जो यहाँ पे प्रोविजंस दे रखे हैं सेक्शन 376 एंड सेक्शन 354, इनमें जो सज़ा है वो काफ़ी कम होती है और पॉक्सो एक्ट के अंदर जो सज़ा है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। तो ऐसे में जो सीआरपीसी है वो ये भी मना करता है कि जो 3 साल से ज़्यादा के केसेस हैं, मतलब जिनको रिपोर्ट करने में 3 साल से ज़्यादा का समय लगा है, उनको ये रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, यानी उसको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। अब देखो यहाँ पे कहा ये गया है कि डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑफेंसेस होते हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, क्योंकि बच्चे को वो पूरी तरह से फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं, जबकि किसी बड़े के साथ जब ये क्राइम ही है, बट इन दोनों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट आ रहा है। तो इसलिए इन केसेस को भी जो डिले रिपोर्टिंग हो रही है उसको भी अलाउ किया जाना चाहिए, चाहे वो केसेस 10 साल के बाद रिपोर्ट हुए हैं या 15 साल के बाद रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये टाइम बाउंड जो मैनर है या जो टाइम का एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को ख़त्म किया जाना चाहिए, तभी पूरी तरह से जस्टिस दिलाया जा सकता है उन विक्टिम्स को जिनके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं जब वो बच्चे थे। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि लेस देन 5% चांस फॉर गैदरिंग डायरेक्ट फिजिकल एंड मेडिकल एविडेंस इन सच केसेस, मतलब जिसमें रिपोर्ट 10, 15 या 20 सालों बाद कराई जा रही है, तो ऐसे में उसको प्रूव कर पाना कि किसी पर्सन के अगेंस्ट ही क्राइम हुआ था, मतलब उसके एविडेंसेस कलेक्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ 5% चांसेस ही होते हैं कि वो प्रूफ्स कलेक्ट हो पाएंगे। फिर भी क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमैटिक है उन लोगों के लिए जो 2012 से पहले जिनके साथ इस तरह के क्राइम्स हुए हैं, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक पूर्णिमा गोविंद राजालू एक नाम की एक पेटिशनर हैं जिनके साथ ये ऑफेंस हुआ था 2012 के पहले, और इन्होंने इसको रिपोर्ट कराने की कोशिश करी थी। तो सेम, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं, उस वक्त पॉक्सो था नहीं और इन पे पॉक्सो एक्ट लग नहीं सकता, क्योंकि इनके साथ जो ऑफेंस हुआ था 2012 के पहले हुआ था। तो ऐसे में इनको रजिस्टर नहीं किया जा सका इनके केस को। तो उस वक्त इनके पिटीशन के बाद ये प्रोविज़न लाया गया कि पॉक्सो एक्ट के अंदर इस पिटीशन के बाद ही ये प्रोविज़न आया कि पॉक्सो एक्ट के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं रखी जाएगी किसी भी केस को रजिस्टर कराने के लिए। पर अभी भी वो केसेस जो 2012 के पहले हुए हैं जिनके साथ इस तरह के ऑफेंसेस, उसको टाइम बाउंड मैनर में ही ये देखता है और वहाँ पे इस टाइम लिमिट को ख़त्म नहीं किया गया है। तो यहाँ पे राइटर का कहना यही है कि ये जो टाइम की बाउंडेशन है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, जिससे कि वो ऑफेंसेस जो 2012 के पहले हुए हैं उनको भी रिपोर्ट कराया जा सके और उनको भी जस्टिस दिलाया जा सके जिनके साथ इस तरह के ऑफेंसेस 2012 के पहले हुए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ फ्राइवुलस, दैट इज़ नॉट सीरियस। सेकेंड इज़ implausible, that is not easy to believe. Third is traction, that is pulling something. And fourth is insurmountable, that is impossible to solve. अब यहाँ पे जो दूसरा आर्टिकल है वो है अ सितंबर एग्जिट अफ़गानिस्तान एट द क्रॉस रोड। तो हम जानते हैं कि यूएसए ने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करने की बात कही है 11 सितंबर तक। तो ऐसे में जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है, यूएसए है, तालिबान है और कुछ और पावर्स के बीच में यहाँ पे बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस चल रही हैं कि इस एग्ज़िट के क्या टर्म्स होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, किन चीज़ों पे ये सहमति बनती है। तो ये बातचीत चल रही है। फ़िलहाल एक समिट होना है जिसका नाम है इस्तांबुल समिट। पहले ये तालिबान इसका अपोज़ कर रहा था, बट फिर तालिबान ने हामी भर ली है इस्तांबुल समिट को अटेंड करने के लिए। पर तालिबान का कहना ये है कि जो फाइनल आउटकम होगा इस राउंड का वो दोहा में निकाला जाएगा। तो ऐसे में अमेरिका के सामने ये एक कंडीशन थी कि कहीं ना कहीं ये अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए कुछ कंडीशंस रखें। पर
पिछले 20 सालों की हालत देखते हुए कि 20 साल किस तरह से अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं वहाँ फ़ाइट कर रहे हैं, पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस टशल का कोई एंड नहीं है। वहाँ पे कंटिन्यूटी है इन चीज़ों की, वायलेंस होता ही जा रहा है और ओवर द टाइम तालिबान स्ट्रॉन्ग बनता आया है। तो ऐसे में फिर एक कंडीशन रख देना जहाँ पे फिर ये सोल्जर्स निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, ऐसा कोई कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो ना भी निकल पाएँ। तो ये एक अच्छा मौका है यूएसए के पास कि अपने ट्रूप्स को वहाँ से बाहर निकाल सकता है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जब से ये नेगोशिएशन चल रहे हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान में डेडली अटैक्स होते आ रहे हैं, मल्टीपल ब्लास्ट्स हो रहे हैं। तो इसके थ्रू राइटर ये कह रहे हैं कि तालिबान ये दिखाना चाहता है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे आप हमें कुछ ऑफ़र करें या ना करें, लेकिन हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने पावरफुल हैं कि हम मिलिट्री फ़ोर्स के थ्रू वो चीज़ें सीज़ कर सकते हैं जो हमें चाहिए। मतलब कि इन्हें तालिबान ये दिखाना चाह रहा है कि वो काफ़ी पावरफुल है और उसे नेगोशिएटिंग टेबल की ज़रूरत एज सच नहीं है। अगर उसे ये टेबल नहीं भी प्रोवाइड की जाएगी तो भी वो चीज़ें सीज़ कर लेगा जो वो चाहता है। मतलब वो अफ़गानिस्तान में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और बन सकता है अपनी पावर की काबिलियत पे। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का एक रोल है कि यूएसए ने जो भी यहाँ पे अपने मिलिट्री की प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में बढ़ाई थी अफ़गानिस्तान में पीस क्रिएट करने के लिए, उसमें पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था यूएसए को वहाँ पे पीस लाने के लिए। ऑपरेशनल और दूसरे तरह के सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था यहाँ पाकिस्तान के द्वारा। तो ऐसे में पाकिस्तान ने ये देखा कि उसके पास एक अच्छा मौका है कि यूएसए का किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए, और ऐसे में बहुत सारे ग्रांट्स एलोकेट किए गए थे यूएसए के द्वारा पाकिस्तान को इतने सालों से इस जो भी सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में उसको दूर करने के लिए, इन सिचुएशंस से फ़ाइट करने के लिए। तो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदे का सौदा था इस सिचुएशन में ख़ुद को इन्वॉल्व करना, और पाकिस्तान की लोकेशन भी ऐसी है कि उसे इस सिचुएशन में इन्वॉल्व कराया गया यूएसए के द्वारा। तो यूएसए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हेल्प ले रहा था अफ़गानिस्तान में सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। पर हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी बात करी है और उन्हें ये बोलने की कोशिश करी है कि अमेरिका को अपने सोल्जर्स को अफ़गानिस्तान से रिस्पॉन्सिबल वे में विड्रॉ करना चाहिए। इन केस मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना ये चाह रहे थे कि अभी इन फोर्सेस को अफ़गानिस्तान में और रखना चाहिए, और जब तक वहाँ पे पूरी तरह से पीस ना लाया जाए, जब तक वहाँ की कंडीशन पूरी तरह से सुधर ना जाए, तब तक इन सोल्जर्स को, इन फोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ नहीं करना चाहिए। पर अमेरिका को पता है कि अगर ये सिचुएशन उनके लिए बहुत अच्छी है, फेवरेबल है कि अपने सोल्जर्स को वहाँ से निकाल लें। अगर वो वहाँ से फ़िलहाल अपने फोर्सेस को नहीं निकालते हैं तो फिर ये फोर्सेस कितने और सालों के लिए वहाँ पे अटक जाती हैं इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। ऐसे में अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन, तो इनके आपस के रिलेशन भी अच्छे नहीं हैं, आपस में मिसट्रस्ट है। और अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अशरफ घनी, वो अक्यूज़ भी करते हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तालिबान को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, उन्होंने ये प्लान बनाया था कि फ़िलहाल जो अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा और एक नया सिस्टम बनाया जाएगा गवर्नेंस का, जिसमें तालिबान और गवर्नमेंट दोनों मिलकर फिर उनका किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से आगे का गवर्नेंस चलेगा, वो एक उस तरह का एक मॉडल बनाएंगे, एक नया गवर्निंग सिस्टम बनाएंगे। पर अशरफ घनी ने अपने इस गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने से मना कर दिया है। और फ़िलहाल वैसे भी अशरफ घनी के री इलेक्शन के बाद वैसे उन पे कई सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि उन्होंने इलेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है, और जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनमें ये कहते हैं कि एक्चुअल में गवर्नमेंट जो अफ़गानिस्तान की है वो अशरफ घनी ना होके अपोजिशन लीडर्स हैं। तो इस तरह की वहाँ पे टर्मोइल है, पावर के कई सारे सेंटर्स बन चुके हैं अफ़गानिस्तान में। जो एक फ़िलहाल प्रेसिडेंट हैं, अपोजिशन लीडर खुद क्लेम कर रहे हैं कि वो वहाँ के एक्चुअल लीडर हैं, और तीसरा तालिबान काफ़ी स्ट्रॉन्गली इमर्ज हो रहा है। तो ऐसे में वहाँ पे पीस लाना, स्टेबिलिटी लाना आसान नहीं है जब इतने सारे पावर्स हैं, जब इतने सारे मतलब मल्टीपल पोल्स होते हैं जब पावर के, तो उनके बीच में नेगोशिएशंस करना और पीस स्टैब्लिश करना अपने आप में ही काफ़ी टफ हो जाता है।
अब ऐसे में तालिबान को पहले तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता आया था, पर अब उसे कई सारे ऐसे पावर्स हैं जहाँ से सपोर्ट मिलने लग गया है, जैसे कि चाइना है, रशिया है, ईरान है। हालांकि रशिया, चाइना, ईरान वगैरह चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल ना हो तालिबान और एक मॉडरेट अप्रोच बनाकर चले, पर कहीं ना कहीं तालिबान अपनी सत्ता पे काबिज़ चाहता है, सत्ता पाना चाहता है, तो ऐसे में वो हर वो चीज़ कर रहा है जो वो कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें, तो चाइना भी चाहता था कि यूएसए के ट्रूप्स यहाँ पे ज़्यादा और रुकें अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अफ़गानिस्तान के वो सेक्शंस जो कि वायलेंस फैलाते हैं और वो वायलेंस चाइना तक फैलता है, उसको कहीं ना कहीं रोक रखा था इन ट्रूप्स ने। पर इनके जाने के बाद हो सकता है कि फिर एक क्योस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए अफ़गानिस्तान में, और उसके रिपरकशंस हम चाइना के जो वो प्रोविंसेस जो जैसे जिनजियांग प्रोविंस है जो अफ़गानिस्तान से सटा हुआ प्रोविंस है, तो वहाँ पे भी इसके रिपरकशंस देखे जा सकते हैं और कुछ वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं चाइना के द्वारा। इंडिया का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि वो चाहता है कि मतलब वो अफ़गानिस्तान में पीस चाहता है, पर ये जो पीस का प्रोसेस है वो अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड और अफ़गान कंट्रोल्ड होना चाहिए ये प्रोसेस। मतलब तालिबान का कोई रोल नहीं चाहता इंडिया हमेशा से, पर फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि इस मतलब जो भी अभी फ़िलहाल जो सिचुएशंस है इसमें तालिबान एक डोमिनेटिंग फोर्स है और उसको अवॉइड करना किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है तालिबान, अब उसको यहाँ से हटाना और सिर्फ गवर्नमेंट जो अशरफ घनी या वहाँ के जो मेन फैक्शंस हैं उनसे बात करके स्टेबिलिटी लाना ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में राइटर का कहना ये है कि अब फ़िलहाल की सिचुएशंस को देखते हुए अगर इंडिया अपना स्टैंड चेंज करता है और तालिबान या दूसरे फैक्शंस से भी बातचीत करता है, कुछ अपने रिलेशंस बनाता है, तो ये अनएथिकल नहीं होगा, क्योंकि अब की यही सच्चाई है और इस सच्चाई को देखते हुए ही इंडिया को अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया को ये इंश्योर करना होगा कि कहीं इंडिया अपने आप को पीछे ना कर ले और पाकिस्तान इसमें आगे निकलकर ऐसा ना करे कि पाकिस्तान डिक्टेट करने लग जाए अफ़गानिस्तान की पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान अपना रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट कर लेता है तो ऐसे में इंडिया के लिए बैकफायर करेगा कि फिर अफ़गानिस्तान की वो पॉलिसीज़ जो इंडिया से जुड़ी हुई हैं वो पाकिस्तान डिक्टेट करने लग जाएगा, और इंडिया ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले कई सालों में इंडिया ने बहुत सारी कोशिशें करी हैं कि वो अफ़गानिस्तान में पीस स्टैब्लिश कर सके, अफ़गानिस्तान से रिश्ते अच्छे बना सके, और इसमें इंडिया ने काफ़ी सारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए हैं, और अफ़गानिस्तान के लोगों के बीच में इंडिया की जो छवि है वो काफ़ी अच्छी है। तो उसको ख़त्म करके और इस तरह से बैकफायर करने वाली सिचुएशंस क्रिएट हो इंडिया के लिए, ये इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। पर साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी सिचुएशन, अगर ये टॉक्स फेल होती हैं या इनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता है, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी बैकफायर होगा। कैसे? क्योंकि फिर क्योस होने लग जाएगा, वायलेंस का माहौल बन जाएगा अफ़गानिस्तान में। ऐसे में बहुत सारा माइग्रेशन होगा और वो माइग्रेटिंग फोर्सेस जो हैं वो लोग पाकिस्तान में आएंगे। साथ ही साथ जो अटैक्स हैं, जो वायलेंस है, वो सिर्फ अफ़गानिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो पाकिस्तान में भी आएगा, और ऐसे में जो इंस्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान में भी आएगी। माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है फिर वो पाकिस्तान को उसका झेलना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि फ़िलहाल जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उसको सभी प्लेयर्स अच्छे से एक्सेप्ट करें, उसको बीच में ना छोड़ा जाए, और इस पीस प्रोसेस को पूरा फुलफ़िल किया जाए और फाइनली अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस को ख़त्म किया जाए और वहाँ पे फाइनली पीस को लाया जा सके। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल। अब हम देखते हैं वो वर्ड्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है ब्लीक, दैट इज़ नॉट होपफुल। सेकेंड इज़ इल्यूट्स, दैट इज़ टू मैनेज टू अवॉइड बीइंग कॉट। थर्ड इज़ रेस्टिव, दैट इज़ अनेबल टू रिमेन स्टिल। एंड लास्ट इज़ कन्फाउंड, दैट इज़ कॉज कन्फ्यूजन। तो ये था आज हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।